नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, अभी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं गुप्त वंश के जितने भी प्रमुख राजा हुए वहाँ तक। तो जो आज अपना वीडियो रहेगा वो गुप्तकालीन प्रशासन, उस समय की सामाजिक स्थिति और तथा उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, प्रांतीय प्रशासन था, उसके बारे में रहेगा। तो इस वीडियो के पश्चात जो हम पढ़ेंगे वो गुप्तकालीन जो कला और संस्कृति जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानी जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे आज गुप्तकालीन प्रशासन। तो गुप्तकाल प्रशासन पढ़ने से पहले कल का थोड़ा हम रिवीजन कर लेंगे। जैसे गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी 240 ईस्वी में। कुषाणों का जो सामंत था वो, और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करने के पश्चात महाराजा की उपाधि धारण की थी, जो उस समय सामंत लोग किया करते थे। इस कारण इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है श्रीगुप्त को। जो गुप्त काल का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ करवाया था 319 ईस्वी में, तथा चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी कुमारी देवी, उनका नाम है वो अपने सिक्कों पे अंकित करवाया था। ऐसे उनके सिक्कों से जानकारी मिलती है। ठीक है। इनके पश्चात समुद्रगुप्त महान शासक हुआ, जिसको कई इतिहासकार भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना अपने महासंधि विग्रह हरिसेन के द्वारा करवाई थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ पर लिखी हुई है। ठीक है। और इसने धरणी बंद की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के पश्चात जो महान शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में है वो उसका निर्माण करवाया था। तथा जो चीनी यात्री फाह्यान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाह्यान की जो रचना का नाम है वो फोक को की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात जो राजा हुआ वो स्कंदगुप्त है। और स्कंदगुप्त नहीं, कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की राजधानी ये उपाधि धारण की थी। तथा जो गुप्तकालीन जो सबसे ज़्यादा सिक्के और अभिलेख मिलते हैं वो कुमारगुप्त के समय में ही मिलते हैं। ठीक है। कुमारगुप्त के पश्चात जो शासक हुआ स्कंदगुप्त, जो गुप्त वंश का माना जाता है अंतिम महान शासक हुआ, उसके पश्चात इनका पतन प्रारंभ हो गया था। तो जो स्कंदगुप्त है उसके शासनकाल के दो अभिलेख महत्वपूर्ण माने जाते हैं, भीतरी अभिलेख तथा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। इनके समय ही हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। ठीक है। जिसको इसने पराजित किया था। पुष्यमित्र ने आक्रमण किया था, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। तथा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन प्रशासन। तो जैसे इनके राजा एक के बाद एक उन्हीं के बेटे वगैरह चले आ रहे हैं, तो जो प्रशासन है वो वंशानुगत राजतंत्र था। उसी से पता चल जाता है कि कौन कौन से राजा किसके पश्चात हुए। ठीक है। और इस समय है वो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। ठीक है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, समुद्रगुप्त की तुलना वो देवताओं से की गई है। ठीक है। इसके अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। सामंतवाद का जो विकास माना जाता है, प्रारंभ तो पहले से हो गया था, जो विकास है वो गुप्त काल में ही माना जाता है, जो हुआ ऐसा माना जाता है। तो सामंतवाद का विकास का जो मुख्य कारण जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो केंद्रीय शक्ति पे पड़ता है। तो केंद्रीय शक्ति है वो कमजोर होनी वहां से प्रारंभ हो गई थी। ठीक है। गुप्तोत्तर काल में ही, गुप्त काल के पश्चात जो काल आरंभ उसको गुप्तोत्तर काल कहते हैं, उसमें सामंतवाद पूरी तरह से प्रभावशाली माना जाता है, प्रभावशाली हो गया था। ठीक है। और जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था विकसित हुई थी वो गुप्तोत्तर काल में प्रारंभ हो गई थी, उसके पश्चात मानी जाती है। लेकिन विकेंद्रीकृत मतलब जो सारी ताकत है वो केंद्र में न होके अलग अलग उसके छोटे राज्यों में यानी बढ़ जाती है, उसको विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। जो ताकत है वो विकेंद्रीकृत हो गई थी। ठीक। गुप्तकालिक प्रशासन में जो मुख्य प्रमुख अधिकारी रहते थे आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से थे। ठीक है मित्रों। तो जैसे गुप्तकालीन जो माने जाते हैं उनमें पहला महासंधि विग्रह
जो हमने पढ़ा था हरिसेन था। ठीक है, तो जो महासंधि विग्रह है उसका काम होता था युद्ध व शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला मंत्री। यह प्रधानमंत्री की तरह ही होता था। जो गुप्तकालीन महासंधि जो मुख्य माने जाते हैं उसमें समुद्रगुप्त के समय हरिसेन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वीरसेन था तथा कुमारगुप्त के समय पृथ्वीसेन था। ये उस समय के जो महासंधि विग्रह हुए उनके नाम। महासंधि विग्रह के पश्चात जो मुख्य पद माना जाता था वो महाबलाधिकृत माना जाता था, जिसको मुख्य सेनापति कहा जाता था। ठीक है मित्रों, महाबलाधिकृत के पश्चात जो माना जाता है वो महादंड नायक माना जाता है। उसका काम था मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था उसको दंडपाशिक कहा जाता था। जो सेना का प्रमुख होता था अंगरक्षक, उसका जो नाम होता था महाप्रतिहार कहा जाता था। प्रतिहारी, जैसे प्रतिहार का जो शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है द्वारपाल से निकाला जाता है। ठीक है, जो मुख्य कोषाधिकार अध्यक्ष होता है उसका महाभंडागाराधिकृत उसको कहा जाता था। जो राजस्व अधिकारी होता था उसको महाअक्ष पटलिक तथा राजस्व से संबंधित जो कागजात रखने वाला अधिकारी होता था उसको कर्णिक कहा जाता था। ठीक है, बाकी जो धार्मिक अनुदान का अधिकारी समाज में नैतिकता को प्रोत्साहन देने वाला होता था वो विनय स्थित स्थापक कहा जाता था। और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको अमात्य कहा जाता है। जो प्राचीन काल के इतिहास में हर राजा के शासनकाल में मिल जाता है कि उसको क्या क्या कहा जाता है, लेकिन जो गुप्त काल में जो मुख्य माना जाता है जो उसके उच्च अधिकारियों को अमात्य कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रारंभ में पश्चात में भी ये नाम सुनने को मिलता है, लेकिन इस समय प्रमुख रूप से जो उच्च अधिकारी थे उनको अमात्य कहा जाता था। ठीक है मित्रों, गुप्तकालीन जो प्रांतीय व्यवस्था है उसमें प्रांत को भुक्ति कहा जाता था तथा जो इसका प्रमुख होता था वो उपरिक्त कहलाता था। ठीक है, प्रांत है वो विषय में बटे हुए होते थे। विषय के जो प्रमुख होता था उसको विषयपति कहा जाता था। ये फिर जो विषय विधि में बटे हुए होते थे, विधि पेठ में, तथा पेठ जो अंतिम जो शासनीय इकाई होती थी वो ग्राम कहलाती थी। ठीक है, गुप्त काल का जो मुख्य माना जाता है जो किसी में जैसे कायस्थ शब्द है उसका उल्लेख है वो इसी काल में मिलता है। गुप्त काल में कायस्थों का जो काम होता था वो भूमि अनुदानों का जो लेखा जोखा रखना होता था वो इनका काम होता था। ठीक है, काय शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख है वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। ठीक है, और जो इसका सर्वप्रथम उल्लेख ठीक है काय जाति का वो ओष्णम स्मृति में मिलता है। काय शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख वो याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। ठीक है, लेकिन काय जाति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ओष्णम स्मृति में मिलता है। गुप्तकालीन जो सामाजिक स्थिति है वो 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, और यहाँ जो वर्ण है वो जाति में विभाजित थे। ठीक है, और शूद्रों की स्थिति में इस समय सुधार माना जाता है। ठीक है, इनको क्या है सुधार किस हिसाब से, जैसे इन्हें खेत तथा व्यापार वाणिज्य की अनुमति भी दी गई। ठीक है, इस समय अपात धर्म की अवधारणा का विकास होता है। ठीक है, अपात धर्म अवधारणा का विकास गुप्त काल में माना जाता है। तो अपात धर्म से तात्पर्य यह है कि आपातकाल के समय, संकट काल में जब भी व्यक्ति अपने वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों का कार्य भी कर सकता है, यह गुप्तकालीन जो समाज की उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। ठीक है, इस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय भी व्यापार कार्य करते थे, जैसे कि मृच्छकटिकम का नाटक चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार का कार्य करता है। मृच्छकटिकम की जो रचना की गई है उसमें जो चारुदत्त नाम का ब्राह्मण है नायक, वो व्यापार का काम करता है ब्राह्मण होते हुए भी। ठीक है, मृच्छकटिकम की जो रचना है वो शूद्रक ने लिखी थी। ठीक है, इंदौर ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है कि क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे। ठीक है, हैनसोंग लिखता है कि सिंध में शूद्र वर्ण का राजा था, मतलब शूद्र वर्ण के भी राजा हुए हैं। तो सामाजिक स्थिति में शूद्र वर्ण तथा ये अपात धर्म की व्यवस्था थी, ऐसा माना जाता है। ठीक, कल्ली विजय की जो अवधारणा है, ठीक है, वो उस समय लोकप्रिय हुई, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ठीक है समुद्र यात्रा नहीं कर सकता था। समुद्री यात्रा करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो विदेशी लोगों से मिलता था। क्योंकि समुद्री यात्रा करेगा तो विदेशी लोगों से मिलेगा, जिसके कारण उसको समाज से बहिष्कृत किया जाता था। ठीक है,
और जो गुप्त वंश के जो राजा माने जाते हैं वो वैश्य वर्ण के माने जाते हैं मुख्यतः। ठीक है मित्रों, जो वर्ण संकर जातियां थी वो उस समय अस्तित्व में आई, उन्हें नगर से बाहर रहना पड़ता था। वर्ण संकर से अगर माना जाए अर्थ उस समय जैसे चांडाल हो गए, हरिजन हो गए, उनसे हैं, उनको अपने नगर से बाहर रहना पड़ता था। अस्पृश्यता इस समय चरम पर थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। क्यों? जो विधवा विवाह की आलोचना होती थी, नियोग प्रथा है वो बंद हो गई थी, सती प्रथा भी प्रारंभ हो गई थी। तो इससे माना जाता है जो गुप्तकालीन जो महिलाओं की स्थिति है उसमें गिरावट आई। ठीक है मित्रों, 510 का जो एरण अभिलेख है उसमें सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य माना जाता है, जिसमें सेनापति गोपराज के युद्ध में मारे जाने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ध्यान रखना मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि जो सती प्रथा का पहला अभिलेख के साक्ष्य कहाँ से मिलता है। 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है, और एरण अभिलेख की रचना वो भानुगुप्त ने की थी, जिसमें सेनापति गोपराज के युद्ध में मारे जाने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में पर्दा प्रथा की भी शुरुआत मानी जाती है, बाल विवाह की शुरुआत, वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन हुआ था, देवदासी का भी प्रचलन उस समय शुरू हुआ। जो वर्तमान में भी अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहाँ अभी भी देवदासी प्रथा है वो प्रचलन में है। यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी गिरावट आई। ठीक है, गुप्तकालीन जो साहित्य में अगर देखा जाए तो जो वहाँ की महिलाएं तथा जो शूद्र जो साहित्य में पात्र होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि अन्य जो भी पात्र जो मुख्य माने जाते थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। इसके आधार पर भी हम मान सकते हैं कि जैसे गुप्तकालीन जो वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार था, जो स्त्रियां तथा जो शूद्र वर्ण प्राकृत बोलने लगे, बाकी जो अच्छे वर्ण होते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो उस समय क्या संस्कृत जो है वो अधिकारियों की भाषा ऐसा होया करती थी। तो इनको माना जाता है कि ये उस समय की समाज की व्यवस्था दिखाने में भी भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसमें उस समय आर्थिक स्थिति में गिरावट आई ऐसा माना जाता है, क्योंकि मुद्रा प्रणाली का पतन हो रहा था। जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के हैं वो गुप्त काल में मिलते हैं, लेकिन जो शुद्ध सोने के जो सिक्के सबसे ज़्यादा हैं वो कुषाण शासकों के मिलते हैं। ठीक, ये जो सोने के सिक्के दोनों कालों में जो रोज़मर्रा के लेन देन में उपयोग में नहीं लिए जाते थे। ठीक, गुप्त काल में सबसे कम है वो चांदी और तांबे के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में मिलते हैं, जिसने क्या किया, जो शक्कों के चांदी के सिक्के थे उस पर अपना नाम लिखवाया था। ठीक है मित्रों, जो इसके काल में गुप्त काल में जो भूमि का अनुदान है उसका प्रचलन भी बंद हो गया था। इसके गुप्त साहित्य में कहीं भी नकद वेतन देने का उल्लेख नहीं मिलता है, और अधिकारियों को जो है वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाता था। इससे मतलब है जो भूमि अनुदान जो ऐसे ही दिया जाता था ब्राह्मणों को यज्ञ वगैरह में, वो उस समय बंद हो गया था। लेकिन जो वेतन नहीं दिया है, वेतन के बदले में भूमि अनुदान दिया जाता था। ठीक है, तो भूमि अनुदान दान देने का बंद हो गया था प्रचलन, लेकिन जो नकद वेतन नहीं दे के उसकी जगह जो है वो भूमि अनुदान दिया जाता था। ठीक है मित्रों, सोने के सिक्के हैं वो धन संग्रह तथा उपहार देने के काम में लिए जाते थे, रोजमर्रा के काम में नहीं लिए जाते थे। इनका व्यापार भी गुप्त काल में कम हो गया था, क्योंकि इनका जो व्यापार है वो रोमन साम्राज्य के साथ होता था, और रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। इस कारण रोम के साथ होने वाला व्यापार भी कम हो गया था। जो रेशम मार्ग था, जो मध्य एशिया के साथ संपर्क में आने वाला व्यापार वाणिज्य का जो साधन था रेशम मार्ग, उस पर गुप्त शासकों का अधिकार नहीं था। तो जो इससे पहले हम बढ़ते हैं कुषाण, उसमें कनिष्क के काल में रेशम मार्ग जो सिल्क मार्ग था उस पर उनका अधिकार था। गुप्त काल में आके वो गुप्त शासकों का अधिकार उस पर नहीं रहा था। सामंतवाद की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आर्थिक गतिविधियां हतोत्साहित हो रही थी। इस समय जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थे वो चीन के साथ भारत का व्यापार होता था। ठीक है, यह व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता था। ठीक है, क्योंकि रेशम मार्ग पे इनका अधिकार नहीं था, तो मुख्यतः जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। फायन है वो जो व्यापारिक के जहाज के द्वारा ही वापस चीन गया था। फायन का याद रखना मित्रों, आया तो स्थल मार्ग से था लेकिन गया वापस ये यानी समुद्री मार्ग से था, जहाज व्यापारिक जहाज के द्वारा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गया था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह इस समय प्रमुख बंदरगाह था जो श्रीलंका के मध्यस्थ का कार्य करता था। ठीक है, भारत व चीन के साथ जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय से होता था, क्योंकि न तो भारत के सिक्के चीन में चलते थे और न ही चीन के सिक्के भारत में
मिलते हैं। इसका तो माना जाता है कि अगर दोनों ही सिक्के आपस में एक जगह से नहीं मिलते तो जो इनका व्यापार वाणिज्य है वो वस्तु विनिमय के द्वारा चलता है, ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा इसका केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, गुप्त काल। तो जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है उसको कला और संस्कृति साहित्य के कारण कहा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।